हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका टाइम टेबल स्टडी का है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सीटेट के सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 25 होंगे। आज 30 नहीं होंगे, सिर्फ 25 होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट से संबंधित 25 क्वेश्चन है। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न यानी कि 25 क्वेश्चन तो बहुत 10 या 15 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक लेंदी प्रश्न नहीं है आज के। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये जो आज का जो क्वेश्चन है वो जो बेसिक जो नोट हम लोग जब पहले पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिक जो नोट बनाते हैं वहीं से संबंधित नोट है। हैंड रिटेन नोट मैंने बना रखा था, तो वही क्वेश्चन मैंने लिया है आज। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। सीडीपी में आपका स्कोर आज 25 में कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। और 25 प्रश्न होने वाले हैं। तो पहले प्रश्न की बात कर ली जाए तो पहला प्रश्न गेने से संबंधित है और इन्होंने जो अधिगम अनुक्रम दिया था, किस प्रकार से सीखते हैं, अधिगम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि सीखना शुरू करते हैं तो उसका जो सबसे पहला पड़ाव क्या है, दूसरा पड़ाव क्या है, इस तरह से उन्होंने अनुक्रम दिए हैं। तो निम्न में से कौन सा संवर्ग गेने के अधिगम अनुक्रम में से नहीं है? नेगेटिव ऑप्शन पूछ रहा है। संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम, प्रतीकात्मक साहचर्य। तो सही आंसर की बात कर ली जाए पहले की, तो उन्होंने समस्या समाधान को अपने अनुक्रम में नहीं रखा है, सीरीज में नहीं रखा है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मास्लो की मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है, यानी कि मानव की क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, चाहे वो अधिगम में या व्यक्तित्व में या सामाजिक निर्माण में। ऑप्शन देख लेते हैं। अपनापन की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। तो इन्होंने जो है सबसे मूलभूत सबसे ज़्यादा वरीयता जिसकी दी है वो है आपका शारीरिक आवश्यकता। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता बढ़िया है और अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो किसी भी अधिगम को, किसी भी अर्जन को आप आसानी से सीख सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्यक्तित्व मापन से संबंधित परीक्षण है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल सीटेट में इससे संबंधित प्रश्न बहुत घुमा के यानी कि पेडागोगी सेशन से पूछा जाता है, तो डायरेक्ट प्रश्न ऐसे नहीं बनते सीटेट में। प्रेक्षण मूलक, स्व सूचापेक्षी, स्थितिपेक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिपेक्षी। इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्न में से किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने में तत्पर रहता है? तत्पर होगा यहाँ पे। तो पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं परिपक्वता जिस आयु को हम जो है तूफान की आयु कहते हैं वो क्या है? किशोरावस्था। और इसी किशोरावस्था में ही हम, एडोलेसेंस में ही हम परिपक्व होना, हम सारी चीज़ों को सीख जाना चाहते हैं, चाहे वो इमोशन से संबंधित हो, संवेग से संबंधित हो, शारीरिक हो। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए, बहरे बालकों के लिए। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सामग्री है वो अंधे बच्चों के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है? समायोजी, विभेदात्मक, असामाजिक, अनुशासनात्मक। छठे के सही आंसर की बात कर ली जाती है, क्या है? समायोजी है। इसमें हम समायोजन करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वातावरण में हमारा शरीर जो है अनुकूलित हो जाता है तो वो समायोजी हो जाएगा उसका, यानी कि हम उसके जो है समायोजन हमारे अंदर हो जाएगा। उस अधिगम को या अर्जन को, उस वातावरण को हम अनुकूल कर पाएंगे। तो जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो ये बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। इतना डायरेक्ट और इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता। 3 ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य उद्देश्य है विचारों का संगठन करने में
कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक यंत्र के रूप में, सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में, सामाजिक संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन विथ मतलब सोशलाइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, समाज में अपनी बात को रख पाना, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पनाशील चिंतन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमें जो चीज़ें जिन चीज़ों में हमें कन्फ्यूजन है हम उनमें महारत हासिल करना चाहते हैं। आप जानेंगे कि जो 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें महारत वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, महारत। तो ऐसा लगा कि ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव है, तो उससे संबंधित हम लोगों ने ऑप्शन चूज़ किए जो कि सही थे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बालकों को जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है जैवीय अवस्था में, ऊंचाई को, दंत वृद्धि को, शारीरिक शक्ति को, वाचन योग्यता को। देखिए जैवीय अवस्था यानी कि शारीरिक अवस्था की बात हो रही है, तो इसमें जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है शारीरिक शक्ति को, यानी कि आप वाचन आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, दंत वृद्धि, दांत का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जैवीय अवस्था में आती है। लेकिन शारीरिक शक्ति आपके पास बल कितना है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जैवीय अवस्था में। आगे देखते हैं। निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। बालकों के प्रति हमेशा हमेशा कठोर व्यवहार करें, हमेशा कठोर व्यवहार नहीं करना है आपको, ठीक है। बालकों की इच्छा के अनुरूप कार्य करें। अब बालक की ही सुनेंगे तो बालक किसी भी बच्चे को अधिगम करना पसंद नहीं है, यानी कि सीखना पढ़ना पसंद नहीं है। मैंने अगर बात कर ली जाए तो बच्चे की इच्छा के अनुसार भी हमें काम नहीं करना। बालकों के साथ विनम्र भी रहना है किंतु दृढ़ भी रहना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे देखते हैं। 11 प्रश्न पीछे ही रह गया, देख लेते हैं। बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है, यानी कि बच्चा समाज में अच्छे से अनुशासित रहे उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? बालकों में भय एवं दंड पैदा करना नहीं। उससे बच्चा डर जाएगा, अपनी बात को जब समाज के सामने या किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता तो बच्चा उस अनुशासन का कोई मतलब ही नहीं है उस बच्चे के लिए। बालकों की निंदा करना ये आपका अधिकार नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं, किसी भी व्यक्ति या बालकों की निंदा करना। बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना, बालकों को संस्कार देना। देखिए 2 ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव हैं, इन दोनों में सबसे बेहतर जो होगा वही आपको चूज़ करना है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही है कि बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना है कि बच्चा आप अच्छा कर सकते हो, ये आपको जैसे मोटिवेशन के थ्रू आपको देना है, मोटिवेट करना है बच्चों को। आगे देखते हैं। पावलाव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं सीटेट में। बंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। तो आप जानते हैं 12 का जो सही आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव जी ने दिया है और इसके नियम आप जानते हैं। इससे जो संबंधित जो प्रश्न है वो ऐसे नहीं पूछे जाते कि पावलाव ने कौन से नियम दिए या थॉर्नडाइक साहब ने कौन से नियम दिए, इस तरह से प्रश्न अब सीटेट में नहीं पूछे जाते। आप जानते हैं सीटेट में बहुत ही मॉडरेशन आ गया है, बहुत ही प्रश्न जो है वो कुछ बात तो वही है, सिलेबस से ही संबंधित है, लेकिन प्रश्न के कहने का तरीका, ऑप्शंस को व्यवस्थित करने का तरीका पहले से बहुत डिफरेंस हो गया है, बहुत ही डिफरेंस है अब के और पहले से प्रश्नों में। अब के प्रश्न जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अब क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक निर्देशन का कार्य है छात्रों की उनके अध्ययन में व्यक्तिगत रूप से सहयोग देना, छात्रों को अध्ययन की उचित विधियाँ बताना, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो शैक्षिक निर्देशन का कार्य है वो कार्य है कि हम किस प्रकार से बच्चों को, किस विधि से बच्चा अच्छा कर सकता है वो विधि बताना, ठीक है। इसीलिए इसका नाम शैक्षिक निर्देशन ही है। प्रश्न से ही ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं कभी कभी। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। निम्न में से यह कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सी टेट में भी एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, स्किनर का। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो चौथा ऑप्शन है यानी कि स्किनर वो सही हो जाएगा, डी। ये तो थोड़ा सा ब्लर है, देखते हैं फिर भी। आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? नेगेटिव है। पठन पूर्व तैयारियों का मतलब पढ़ाने से पहले पूर्व तैयारी करनी चाहिए, ये तो बात सही है, ये इसको आप नकार नहीं सकते, ठीक है।
अनेकानेक पुस्तकों का। तो इसी का यूज नहीं करना है, एक ही पुस्तक से आप बच्चे को बेहतर सिखाने का प्रयास करें। बहुत सारी पुस्तकों से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कन्फ्यूजन के साथ साथ बच्चा कुछ अधिगम भी नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं, शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, यानी कि उपेक्षा यानी कि नेगेटिव थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। तो बालकों की पूर्व ज्ञान की, बालकों की रुचि तथा आवश्यकता में अंतर की, बालकों की उन्नति ज्ञात करने की, बालकों में आवश्यकता पूर्ति करने की। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही है, सारी आवश्यकताओं को हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है, यानी कि पूर्व माध्यमिक कक्षा में बच्चों को खेल विधि से पढ़ाया जाता है, खेलने की प्रक्रिया को छूट दी जाती है, कुछ लंच के टाइम में, कुछ एक्स्ट्रा जो है आपकी बेल के समय, तो वो उससे किस प्रकार का लाभ होता है समाजीकरण में। ठीक है, समाजीकरण में किस प्रकार का लाभ होता है, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, यानी कि हम तुलना कर लेते हैं कौन बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, जो कि आप जानते हैं कि ये CDP में यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान गलत मानते हैं, तुलना नहीं करना है किसी बच्चे के किसी के साथ। बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब बच्चा कई लोगों में खेलता है, कई जो है अपने सहपाठियों के साथ खेलता है, तो प्रत्येक सहपाठियों के मनोभावों को समझता है और उस तरह से समाज में रहना, उठना बैठना, बातचीत करना और संवेग को किस तरह से कंट्रोल कर चीज़ों को करना, ये समायोजन बच्चे में हो जाता है। आगे देखते हैं, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता और अनुकूलन। तो देखिए 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए 18 की, तो दूसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम, यानी कि क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया का जो भी हम काम करते हैं उसका जो भी रिजल्ट आने वाला है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, संवेग पे पड़ता है, शारीरिक स्थिति पे पड़ता है, सामाजिक स्थिति पे पड़ता है, सभी पर पड़ता है। आगे देखते हैं, प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है, पर्यावरण के सीखने के साथ, नवीन कार्य को मतलब नए कार्य को सीखने के साथ, एक स्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग, यानी कि आज हमने जो चीज़ सीखी है वो आगे लाइफ में आपकी किसी भी चीज़ से जब भी आप जो है समस्या में हो तो वो समाधान करने के लिए जो पहले आपने सीखा है चीज़ों को वो आपकी वहाँ पर मदद करे, तो ये होना चाहिए। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि जो भी आज आप सीख रहे हैं वो आपकी फ्यूचर में हेल्प करे, वही आपका एक अधिगम हो जाएगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, यानी कि आज जो आप लोगों ने सीखा है वो कल आपके यूज़ में आए, वही बात प्रशिक्षण स्थानांतरण हो गया। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध है मानव कल्याण से, पाठ्यक्रम सुधार से, बालक के परिवार से, इनमें से कोई नहीं, बालक के परिवार से कोई मतलब नहीं है आपका। तो 20 के सही आंसर की बात करिए, मानव कल्याण से है जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध है। सीखने की उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, ठीक है, ऑप्शन देख लें, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, स्किनर और कोहलर। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक जी ने ये प्रतिपादन किया था उद्दीपन और प्रतिक्रिया का। आगे देखते हैं 22 वाला की प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोच्च कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर, बुद्धि तथा शैक्षिक लब्धि में समरूपता, अभिभावकों के साथ मित्रता, साथ साथ खेलने की भावना। 22 के सही आंसर की बात की जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सर्वोच्च कारक है बच्चों में वो एक दूसरे को जो है बच्चे जो है फ्रेंड बना लेते हैं, उनको उनके साथ रहना पसंद रहता है, वो मेन मुद्दा है कि साथ साथ खेलने से बच्चे क्या हो जाते हैं, उनमें एक भावना प्रकट हो जाती है मित्र की। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारंपरिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है, दैहिक तथा स्नायुविक पक्षों में है, जन्मजात एवं अर्जित गुणों में है, संस्कृति स्वतंत्र एवं संस्कृति युक्त परीक्षणों में है। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है, जो कि बात हमेशा आप लोगों ने पढ़ी है और ये बात सही है। कुछ इसमें समझाने की बात ही नहीं थी क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही इजी थे, जिन पे समझाने की बात थी वो सीटेट के हिसाब से जो है
प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसी वजह से हम लोगों ने उस पर चर्चाएँ नहीं की। बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरों की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, यानी कि बच्चे का मन नहीं है फिर भी बच्चे ने किया, हो सकता है दबाव की वजह से या दूसरों को देख के अनुकरण करके। ऐसा किस प्रेरणा में होता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, ये सभी। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसको नकारात्मक प्रेरणा में रख देंगे हम, कि बच्चा क्या है अपने मन से तो नहीं कर रहा, दूसरे के मन से कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वो। आगे देखते हैं, आपकी कक्षा में एक बालक दूसरों के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, उसकी इस समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि से नहीं कर सकते हैं? ठीक है, उपचार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, निम्न में से किस विधि से? मनोविश्लेषण विधि, तो मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि जो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया है, उसी विधि से संबंधित है। मनोअभिनव विधि, खेल द्वारा चिकित्सा विधि, प्रशिक्षण विधि। ठीक है, 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रशिक्षण विधि के द्वारा हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है साथ साथ झगड़ा करने की और चोरी भी करने की, तो उसका समाधान नहीं किया जा सकता प्रशिक्षण विधि के द्वारा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।